नमस्कार दोस्तों। हमारा चैप्टर चल रहा था भिन्न व दशमलव। भिन्न व दशमलव। तो भिन्न किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का अंश और हर रूप में लिखा जा सकता है वो संख्याएं भिन्न होती हैं। अब देखो भिन्न के कुछ प्रकार हैं, वो क्लियर करते हैं हम। जैसे पहला भाग लेते हैं उचित भिन्न। कि उचित भिन्न क्या होती है? परिभाषा के रूप में थ्योरी में देखें, भिन्न क्या हो गई? जिसको हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं वो भिन्न होती है। पहला प्रकार देखें इसका उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? कि जिसका अंश तो होता है छोटा और हर होता है बड़ा, वो क्या होती है? उचित भिन्न। उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे 3/5, कुछ भी। यानी कि कौन सी भिन्न उचित होती है? कि जिसका अंश तो हो छोटा और हर हो बड़ा, वो क्या होती है? उचित भिन्न। उसका अगला भाग देखें हम, अनुचित भिन्न। दूसरा प्रकार अनुचित भिन्न में क्या होता है? कि जिसका अंश तो क्या होता है बड़ा और हर क्या होता है छोटा। उदाहरण देखें कि जैसे यही 5/3 है, कि इसका अंश क्या हो गया बड़ा और हर क्या हो गया छोटा। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कह सकते हैं? अनुचित भिन्न। तीसरी देखें, एक होती है मिश्र भिन्न, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था। मिश्र भिन्न क्या होती है? कि पूर्णांक तथा उचित भिन्न का मिला जुला रूप। यानी कि कोई संख्या का पूर्णांक और उचित भिन्न या कोई सी भी भिन्न, चाहे अनुचित हो चाहे उचित हो, उसका मिला रूप। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि 5/1/2, 4/3/4। यानी ये तो हो गया पूर्णांक, यानी कोई संख्या, उसके साथ में कोई उचित या अनुचित भिन्न जुड़ी हुई हो, वो क्या होती है? सारी मिश्र भिन्न। ठीक है। उसके बाद में आती है एक जटिल भिन्न। जटिल भिन्न, जटिल का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा मतलब कि एक टांग से लंगड़ी हो। ठीक है, इसे लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि जैसे कोई आपको दे दिया 2+1/2, फिर इसके प्लस में 1/2, फिर इसके प्लस में। कहने का मतलब है कि किसी भी पूर्णांक के साथ में आधी भिन्न, ये क्या हो गई? लंगड़ा या जटिल भिन्न। इसके साथ में फिर से भी जोड़ सकता है, ऐसे आगे ऐसी सीरियल चल सकती है। इस भिन्न को क्या बोला जाता है? जटिल भिन्न या लंगड़ा भिन्न। अब इसको देखो सरल कैसे किया जाता है दोस्तों, इस जटिल भिन्न और लंगड़ा भिन्न को। देखो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1+1/3 +1/5 +1/7। जैसे ये है कोई जटिल भिन्न या लंगड़ा भिन्न। इसको सरल कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सरल कैसे किया जाएगा? पहले आपको ये चीज लेनी है, इसको भूल जाना है। पहले इसको सरल करना है, जो भी आती है, फिर उसको ऐसे सरल करना है और फिर उसको ऐसे सरल करना है। कैसे? देखो इसी सवाल को हम करते हैं। सवाल क्या था? 1+1/3 +1/5 +1/7। तो पहले इसी को सरल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 7×5 = 35। अलग सरल कर लो, इसमें नहीं पड़े। 5 + 1/7, यहाँ पता है आपको एक है, 7 आया। 7×5 ये हो गया 35, +7 × 7 ये क्या हो गया? 35×1 = 36/7। सीधा सरल करना चाहो तो 7×5 = 35 और एक क्या हो गया? 36, 36/7। ठीक है। अब ध्यान रखना, इस पूरी की जगह क्या आया? 36/7 आया, लेकिन इसके ऊपर एक था ना। तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया अब 1/36/7। अगर कोई भिन्न ऐसे आती है तो आप ध्यान रखें, इस संख्या को आप कहाँ ले जा सकते हो? ऊपर गुणा में। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी? 7/36 हो जाएगी। इस पूरे का मान क्या आ जाएगा? 7/36। यानी कि आप लिख सकते हो 1+1/3 +7/36।
ये सरल होने के बाद ये बन के आएगी। अब आपको ये सरल करना है, ठीक है। सरल करोगे तो 36 एकम 36, 36 दूना 72, और 72 36 तिया कितना हो जाएगा 108। 108 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 115/36। लेकिन फिर इसके ऊपर क्या था, एक, यानी 1/115/36। तो इसका असली रूप क्या हो जाएगा 36/115। किसका मान आया, इस सारी का। अब हमारे पास क्या बचा, 1 + 1, सॉरी एक ही नहीं, 36/15, 115। अब ये आ गया। अब इसको आप आराम से सरल कर सकते हो। अगले पेज पे ले रहा हूँ, 1 + 36/115, ठीक है। वही तरीका 115, चाहे वैसे गुणा करवा लो। 115 + 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11 का एक का असल की 1, 3 और 2 हो गया 5, और ये हो गया 151/115। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में भी इसका आप ले सकते हो उदाहरण, वो आप करके प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन जटिल भिन्न और लंगड़े भिन्न को इस प्रकार से सरल किया जाता है। अब देखो कुछ सवाल लेते हैं। यदि उचित भिन्न दी जाए, अंश और हर का अंतर अगर समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, ठीक है। थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं तो इसको लिखना जरूरी है, ताकि नोट्स के टाइम काम आए। लिखो क्वेश्चन बना के। लिख रहा हूं मैं, यदि उचित भिन्न दी जाए, यदि उचित भिन्न दी जाए, उचित भिन्न दी जाए, अंश व हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो। ये तो हो गई थ्योरी। अब इसको हम देखना चाहें, जैसे दिया हुआ है 25/27, 29/31, 13/15 और 17/19। अब जैसे कोई ये सवाल आ जाए एग्जाम में कि निम्नलिखित संख्या में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। तो हमारा टॉपिक क्या था, यदि उचित भिन्न दी जाए, उचित भिन्न है, उचित भिन्न क्या थी, ठीक है, जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा, ठीक है। और अंश और हर का अंतर समान हो। अंतर का मतलब देखो, 25 और 27 के बीच में 2 का अंतर है, 29 और 31 में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और इसमें भी 2 का अंतर है। यानी कि दोनों का अंतर हमेशा इस सीरियल में समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश क्या होगा, सबसे बड़ा। तो अंश सबसे बड़ा कौन सा है, इसका है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 29/31, ठीक है। बात उचित भिन्न की कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, अनुचित भिन्न ना आ जाए सीरियल के अंदर। और सबसे छोटी कौन सी हो गई, 13/15। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी, ये तो छोटी भिन्न हो जाएगी। और ये क्या हो गई, बड़ी भिन्न, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट देखो, ये तो था उचित का। अब यहां अगर आ जाए, यदि अनुचित भिन्न दी जाए, यदि, वही लाइन है, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं, यदि अनुचित भिन्न दी जाए,
अंश और हर में वही अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा। ये उसकी उल्टी है, ध्यान रखना। जो पहला रूल दिखाया था उसकी उल्टी है। उसमें था उचित भिन्न दी जाए, अंश और हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश उसमें क्या था, कि सबसे छोटा था। और अगर अनुचित भिन्न दी जाए, अंश व हर में अगर अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जैसे अगर सवाल आ जाए एग्जाम में कि जैसे 9/7 कोमा 11/9 कोमा 5/3 कोमा 7/5, जैसे ये सवाल आ गया और आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो उससे पहले हमें ये पॉइंट याद है कि यदि अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न का मतलब जिसका अंश तो हो बड़ा और हर क्या हो, छोटा। तो देख लो सबके अंदर अंश बड़ा है और हर छोटा है। और अगर उस क्रम में है, किस क्रम में, कि इन दोनों का देखो अंश और हर का गैप कितना है, 2। इसमें भी कितना है, 2। इसमें कितना है, 2। इसमें अगर समान हो तो कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो अंश छोटा किसका है, 5/7 का, सॉरी 5/3 का। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी, 11/9, ये हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी यदि हमें वो नोट याद होंगे। और नोट याद, ध्यान रखना, आराम से हो जाएंगे क्योंकि मिलते जुलते ही हैं। यदि उचित भिन्न हो, अंश और हर में अंतर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश क्या होगा, सबसे बड़ा। और अगर अनुचित भिन्न दी जाए, अंश व हर का अंतर अगर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी दोस्तों जिसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब देखो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम की हम बात कर रहे थे संख्या पद्धति वाले में, उसमें मैंने आपको केवल परिभाषा बताई थी। इस प्रश्नावली में आप वो क्लियर भी कर पाएंगे। क्या बताया था, आरोही क्रम क्या होता है, जो बढ़ते हुए क्रम में चलता है। और अवरोही क्रम क्या होता है, जो घटते हुए क्रम में चलता है। तो जैसे हम पहले लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम कोई सवाल ले लेते हैं हम। जैसे सवाल है 8/11 कोमा 9/13 कोमा 5/7 कोमा 3/4। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। अब देखो, ये तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्नों में से उस रूल में है क्या, 8, 3, 11, 9, 4, 13, यानी कि वो गैप समान नहीं कर रहा है तो वो दोनों नियम नहीं लागू होंगे। फिर हमें क्या करना है, भाग वाला तरीका अपनाना है। और भाग वाले तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन सी बड़ी आ रही है, कौन सी छोटी आ रही है। अगर इन छोटों प्रश्नों में आपको जल्दी जल्दी निकालना है तो यही तरीका है। 8/11 में भाग दोगे, 0 आएगा, 8×7 = 77, यानी पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है, 7। 9/13 में क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा 0, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×7 = 91, ज़्यादा हो जाएगा 6, 13×6 = 78। ठीक है, पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है, 6। 5/7 में देखो, पॉइंट 7×7 = 49, यहाँ पॉइंट के बाद में 7 है, लेकिन ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा, आगे भी देना पड़ेगा। यहाँ 77 आया, बचा 3, उतारा 0, यहाँ आएगा 2। यहाँ भाग देते हैं, 1 बचा था, यहाँ आएगा 1। ठीक है, ये पॉइंट 7, 2 है, ये पॉइंट 6 है, ये पॉइंट 7, 1 है। और 3/4 में भाग लगाएं, पॉइंट 0 आएगा, 7×4 = 28, पीछे बचा 2, 0, और ये 5 बार, ये पॉइंट 7, 5 है। ठीक है, अब देखो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है ये वाली 9/13। तो सबसे पहले कौन सी आएगी,
आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद में फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी 0.6 वाली है, उसके बाद में ये तो 0.72 है, ये 0.71 है, तो कौन सी हो जाएगी 5/7। उसके बाद में कौन सी हो जाएगी 8/11। उसके बाद में कौन सी हो जाएगी 3/4। ठीक है। और चिन्ह कौन सा लगाते हैं आपको पता होगा, देखो दो चिन्ह होते हैं। ये जो मुंह खुला होता है ना, उधर वाली संख्या बड़ी होती है, और छोटे ये मुंह जो बंद है, इधर वाली संख्या क्या होती है छोटी। तो हम यहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला, कि ये सबसे छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, और ये इससे बड़ी है। ये इसका हो गया आरोही क्रम। ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा अवरोही क्रम। अगर आपको अवरोही क्रम पूछे तो ये सबसे पहले लिखी जाएगी, ये चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, इधर वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें लेते हैं हम एलसीएम और मैंने आपको बताया था लैसेप व मैसेप है। इससे जुड़ते हुए सवाल, मिलते जुलते जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम क्लियर करेंगे। लैसेप का मतलब क्या हो जाएगा लघुतम समापवर्त्य, और मैसेप का मतलब क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्त्य। पहले थ्योरी में देखें, तो थ्योरी में देखें वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या कहलाती है लैसेप। लैसेप की परिभाषा क्या होती है, लघुतम समापवर्त्य की परिभाषा होती है, एक से बार फिर से बता रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो विभाजित, यानी पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या कहलाती है लघुतम समापवर्त्य। और दी गई संख्याओं में लैसेप कभी भी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना नोट में कि दी गई संख्याओं में लैसेप कभी भी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि कोई संख्या दी गई है उससे छोटा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे छोटा सा उदाहरण ले लें, 18 और 24 कोई दो संख्याएं हैं, 18 और 24 इसका लैसेप है। जो नोट क्या था वो नोट याद रखें कि दी गई संख्याओं में लैसेप कभी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। मतलब क्या है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी है 24, 24 से छोटा लैसेप हो ही नहीं सकता। ये नोट था, बड़ी वाली संख्या से छोटा लैसेप हो ही नहीं सकता, मतलब इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है। अब 18 और 24 का लैसेप निकालने का तरीका, एक तो गुणनखंड विधि है और एक है भाग विधि। दोनों ही विधि मैं आपको बता देता हूं। पहले हम करते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणा के, गुणन का मतलब गुणा, खंड का मतलब भाग, गुणा के रूप में भाग की हुई विधि हो जाएगी गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है वो कौन सी है भाग विधि। लैसेप ज्ञात करने की दो विधियां मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से एक तो है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। ध्यान रखें, छोटा सा हम एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं। जैसे 18 और 24 का लैसेप ज्ञात करना है आपको, गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, हमें 18 के क्या करने हैं टुकड़े, यानी कोई संख्याओं को आपस में गुणा करवाएं ताकि 18 आए। और ठीक है, तो वो संख्याएं हम आराम से देखो, अगर पहले 2 लें, 2 को हम 3 से गुणा करवाएं, 3 दूना क्या हो गया 6। अब 6 को किससे गुणा करवा सकते हैं 3 से, 6 3 18। तो देखो छोटे रूप में हो गया कि 2 गुणा 3 गुणा 3, ये गुणन रूप में आ गया। और 24 इसको गुणन रूप में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24। अब ये गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं ये पता होगा। ये कैसे करोगे, देखो जैसे ये 18 है, सबसे पहले हम भाग किसका देंगे, सबसे ध्यान रखना सबसे छोटी वाली संख्या का भाग देना है। अगर जाए तो, अगर नहीं जाता है तो फिर उससे बड़ी वाली। तो सबसे छोटी संख्या भाग किससे लगाया जाएगा
2 से, क्योंकि जा रहा है कितनी बार गया, 9 बार। अब देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका देंगे, 3 का। कितनी बार गया, 3 बार। अब इसमें फिर 3 का जा रहा है तो 3 का ही देंगे। और टुकड़े क्या निकल के आए, 2 गुणा 3 गुणा 3। यही मैंने यहाँ लिखा है। 24 का निकाल लो, 24 का। तो सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाए 2, कितने आए, 12। 12 में फिर 2 का जा रहा है तो 2 का ही देना है, कितने आए, 6। फिर 2 का जा रहा है तो 2 का ही देना है, कितने आए, 3। और ये 3 दे, ठीक है। क्या आ गया, 2 2 2 और 3। यही हमने यहाँ लिखा है। तो ये तो हो जाएगी गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से क्या होता है कि इन दोनों को साथ में ही निकाला जाता है। देखो 18 और 24 ये टुकड़े में था, ये देखो दोनों को साथ में निकाले, मतलब भाग देना है सबसे छोटी संख्या का। 2 का भाग कितनी बार गया, इसमें 9 बार, इसमें कितनी बार गया, 12 बार। अब 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, ध्यान रखना दोनों में जाना चाहिए। 3 का देखो, हाँ 3 का जा रहा है, 3 का 9 में 3 बार, 12 में कितनी बार गया, 4 बार। अब नहीं जा रहा है, अब क्या करेंगे, ये नहीं जा रहा है तो दोनों की दोनों संख्या ही होगी, ठीक है। या तो आप देख के यहाँ 3 लिख के भाग दे सकते हो, और नहीं दो तो बस इतना ही, ये दोनों संख्या भी इसमें सम्मिलित कर ली जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3, और ये दोनों वाली 3 गुणा 4, 4 तरी 12, 12 36, 36 दूना क्या आ गया, 72। तो इन दोनों संख्याओं का लसाअ क्या होगा, 72, ठीक है। छोटा सा उदाहरण लेके हमने समझा है। ये हो गया लसाअ निकालने का तरीका, ठीक है। अब मसापे की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, मसापे की बात कर रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या करें, विभाजित करें, वो संख्या क्या कहलाती है, मसापे। और मसापे की नोट क्या है कि दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे समझेंगे परिभाषा को भी और उस नोट को भी जो हमने लसाअ का पढ़ा था। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे संख्या ले ली हमने 8 और 16। परिभाषा क्या थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करें, यानी इन दोनों संख्याओं में जिस संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो वो संख्या क्या हो जाएगी, मसापे। लेकिन क्या होगी, बड़ी से बड़ी, छोटी वाली नहीं, जो बड़ी संख्या हो सकती है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करे वो संख्या होती है मसापे। और नोट क्या था कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, इन दोनों में से छोटी कौन सी है, 8। इस छोटी संख्या से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है 8 से छोटी संख्या ही होगी इसका मसापे, क्योंकि बड़ा हो ही नहीं सकता। अब मसापे ज्ञात करने का तरीका वापस वही है दोनों विधियों से। अब देखो हम निकाल के देखें, 8 और 16, 2 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 4 बार। इसमें कितनी बार गया, 8 बार। इसमें 2 का भाग लगाया, कितनी बार, 2 बार। इसमें कितनी बार गया, 4 बार। फिर 2 का लगाया, कितनी बार, 1 बार। इसमें कितनी बार गया, 2 बार। फिर 2 का लगाया, ये लो, ये बने टुकड़े, ठीक है। अब टुकड़ों में ध्यान रखें, 2 2 2, वैसे टोटल करें तो क्या होगा आपको पता है, 16 हो जाएगी। वो तो क्या था, लसाअ। लेकिन मसापे में क्या करने हैं आपको, जोड़े बनाने हैं। लसाअ में तो हम इन सबको आपस में क्या कर रहे थे, गुणा। क्योंकि नोट क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें क्या है, छोटी से छोटी संख्या तो बड़ी होगी लेकिन छोटी वाली से क्या होगी, छोटी। इसका मतलब इसमें क्या बनाए जाते हैं, जोड़े। जैसे जोड़ा बना लिया ये और ये, इनमें से केवल एक ही बार निकालना है। इसमें भी क्या करना है, एक ही बार निकालना है। और 2 को 2 से गुणा करवाए, कितना आ गया, 4। तो वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या है, 4। तो इन दोनों का
3। यहाँ देखो हमने 2 बार दिया था भाग, 3 बार। मैंने क्या कहा था कि केवल एक ही बार देना है, सॉरी। यहाँ देखो ये 3 ही निकल के आएंगे और जोड़ा भी कितने का बनेगा, 3 का। 2 गुना 2 गुना 2, इस जोड़े में से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो मैसे पे क्या आएगा निकल कर 8। ठीक है, क्योंकि एक बार भाग दे दिया, अब क्या बचा 1 और 2, दोनों में अब 2 का भाग जा नहीं रहा है। तो मैंने क्या कहा था, उन दोनों संख्याओं को लेना है। तो जोड़ा कितने का बन गया, 3 का। देखो एक और उदाहरण लेते हैं। पिछले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना। 24 और 28, इन दोनों संख्याओं को आपको क्या ज्ञात करना है, मैसे पे। वही दोनों विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। और भाग विधि, गुणनखंड में वही टुकड़े करने हैं आपको। अब ध्यान रखना, दोनों संख्याओं में जो कॉमन आती है वो क्या होगा, मैसे पे। दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन संख्या आती है वही मैसे पे होगा। टुकड़े करें तो 24 पहले ले लो, 24 इसका भाग विधि से हम टुकड़े करते हैं, कितना आ गया 12, फिर 2 कितना आ गया 6, फिर 2 3 3। ठीक है, अब जो इनके बनाने आपको जोड़े जो कॉमन आ रहा हो। ठीक है, और 24 का क्या निकल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये तो आया 24 का। अब हम निकालें 28 का। ये 24 वाला मिटा रहा हूं, इसमें से निकल के आया था ये। अब 28 का निकालो। 28 का निकालते हैं तो 2 का भाग 14 बार, फिर 7 बार, अब सीधा 7 बार। इसका क्या आया, 2 गुना 2 गुना 7। अब ध्यान रखना दोस्तों, इन दोनों में से जो कॉमन आए, ठीक है, जैसे इसमें 2, इसमें भी 2 है तो एक दुआ ले लिया, इसमें 2, इसमें 2, एक दुआ ले लिया। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेना है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लेना है। इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लेना है। सिर्फ क्या निकल के आया, 2 गुना 2, और 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, तो इसका मैसे पे क्या हो जाएगा 4। और भाग विधि से हम करें तो भाग विधि से ध्यान रखना, भाग विधि से क्या करना, जो बड़ी है उसमें आप छोटी का भाग दे दो। बड़ी है उसमें क्या कर दो, छोटी का भाग लगा दो। भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल क्या आया 4। अब ध्यान रखना, जो शेषफल बचता है वही इसका क्या होगा, HCF, यानी कि मैं से पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई मैसेपे की बात। और बाकी के कुछ टाइप के जो सवाल हैं वो करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आराम से तैयारी करें। थैंक यू।